Hi friends, good morning all of you. आज का टॉपिक हम लोगों का है यूनिट 3 में हम लोग इन कर चुके हैं। यूनिट 3 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यूनिट 3 में गॉस थ्योरम पढ़नी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। क्लास 12th बोर्ड के लिए भी एक गॉस थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम लोग गॉस थ्योरम ही पढ़ेंगे। यानी गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए जो इंट्रोडक्शन है पहले उसको तो देख लिया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ गॉस थ्योरम में सबसे पहले आप लोगों को देखना होता है एंगल के बारे में। यानी एंगल दैट मीन्स कोण, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। अब बोलिए कि सर हम लोग एंगल तो पढ़े हुए हैं, क्या कोई नई बात तो आप पढ़ाने नहीं चल रहे हो? एंगल तो चल रहे हो, एंगल तो सब कोई पढ़ा हुआ है। एंगल तो हम लोग ऑलरेडी क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। हाँ बाबू, आप लोग क्लास 6 से ही एंगल पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज का जो एंगल्स जो टॉपिक है वो पहले की अपेक्षा में थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा भिन्न है। इसलिए आप लोगों को इसको भी बारीकी से देखना होगा यदि खूब अच्छा तरीका से आप लोग गॉस थ्योरम को समझना चाहते हैं तो वह देखते हैं एंगल। एंगल यानी वह एंगल को हम लोग हिंदी में कोण कहते हैं। एंगल को वह हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण कहते हैं एंगल को, वो हम लोग हिंदी में कोण कहते हैं। आज की टॉपिक हम लोगों को यही है, एंगल के बारे में इंट्रोड्यूस्ड करना। तो वह एंगल जो होता है वह 2 टाइप्स का होता है। ये जो एंगल्स होते हैं ये एंगल 2 टाइप्स का होता है बाबू। एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसको हिंदी में समतल कोण कहा जाता है। समतल कोण कहा जाता है। जब हम लोग समतल कोण होता क्या है, तो जब किसी तल पे या किसी समतल पे 2 रेखा को एक ही तरफ खींचते हैं। जब हम लोग किसी तल में या किसी समतल पर 2 रेखा एक ही तरफ खींचते हैं तो इस दोनों के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है, जो झुकाव होता है, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। और इस समतल सतह पे खींची गई है, इसलिए इसको समतल कोण कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ? समतल कोण कहेंगे। बहुत अच्छी बातें यहाँ पे दिखने वाली है। यानी समतल सतह पर एक ही तरफ 2 रेखा खींची जाए और दोनों रेखाओं के बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है, जो झुकाव होता है, उसी झुकाव को समतल कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? समतल कोण, जो कि ऑलरेडी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में भी आप लोग प्लेन एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी बुआ ऐसे तो आप लोग दिखेंगे क्लास 11th के एंगल्स चैप्टर्स में, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री के ठीक पहले वाले एक चैप्टर्स है। बहुत बच्चे बड़ा ही रुचि से पढ़ते हैं। अब बहुत सारे टीचर लोग इसको फर्स्ट अटैम्प्ट से पढ़ाते हैं 11th क्लास में, जिसके कारण और बच्चे उसको खूब बारीकी से पढ़ते हैं। आप लोग ही पढ़े जरूर होंगे। यानी वो एंगल्स में वहाँ पे हम लोग ओनली प्लेन एंगल्स के बारे में ही बताई जाती थी या बताई गई है, और आपको उसमें बहुत सारी यूनिट्स पढ़ाई गई है। लेकिन मात्र इसमें एक ही प्रकार की यूनिट्स पढ़नी है प्लेन एंगल में, जिसका नाम है रेडियन, यूनिट ऑफ एंगल। इसका यूनिट इसका हो जाएगा वो रेडियन। रेडियन यूनिट क्या हो जाएगा बुआ? रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? रेडियन हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा छोटू? रेडियन हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हो। यानी रेडियन को हम लोग एंगल का कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। एंगल का क्या बोलते हैं बुआ? कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट यूनिट भी बोलते हैं एंगल का। रेडियन का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, किसी भी नंबर के पावर c लिखा हो डेट मीन्स आप समझ जाओगे कि रेडियन लिखा हो। जैसे x के पावर c डेट मीन्स x रेडियन।
5 के पावर c डेट मीन्स 5 रेडियन, 10 के पावर c डेट मीन्स 10 रेडियन। यदि 1 रेडियन डिफाइन करना हो, 1 रेडियन डिफाइन करना हो तो एक फार्मूला होता है वो थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर। ज़्यादा इस पर हम जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ाई गई है। थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर। यदि एक सर्कल की मैं बात करूँ, एक सर्कल की बात करूँ तो जितना उस सर्कल की रेडियस है उतना ही यदि उस पर एक आर्क काट लिया जाए, ये आर्क है वो आप लोग देख पा रहे हो, ये आर्क है, ये आर्क है, ये रेडियस है। तो यानी वो आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो आर एल है वो लेंथ ऑफ एन आर्क है। तो यदि एल और आर इक्वल हो जाए, एल और आर क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। यदि एल और आर इक्वल हो जाता है तो जो एंगल्स है, जो एंगल्स वह 1 डिग्री का, 1 रेडियन का हो जाता है। एंगल्स क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई एल, है ना वो, यानी थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। यदि आपको 1 रेडियन डिफाइन करना है, ऐसे तो आप लोगों को डिफाइन नहीं करनी है फिजिक्स में, लेकिन यदि डिफाइन करनी है तो आप समझ जाओगे। यदि लेंथ ऑफ एन आर्क और रेडियस इक्वल हो, डेट मीन्स जो एंगल्स, मतलब दो रेडियस के बीच में जो एंगल्स इंक्लाइंड हो रहा है वह 1 रेडियन का हो रहा है। किसका हो रहा है, वह 1 रेडियन का हो रहा है। समझ में आ रही बात वो? चलिए, तो हम लोग वो अभी देखें प्लेन एंगल, जो कि हम लोगों को नहीं स्टडी करनी है, हम लोग को नहीं पढ़नी थी। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा टाइप्स है, बहुत अच्छा टॉपिक टाइप्स है और बहुत सारे लोगों के मन में चलता भी होगी सर उसको जल्दी बताइए, तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ ही रहे हैं। वो जो दूसरा टाइप्स है उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? सॉलिड एंगल, ठोस कोण, ठोस कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठोस कोण बोलते हैं, सॉलिड एंगल कोण हिंदी में बोलते हैं वो ठोस कोण। यानी ये कोण कैसे डिराइव होता है, ध्यान से देखने वाली बात है, ये कोण कैसे डिराइव होता है। यानी देखिए बुआ, ये शंक्वाकार एक सरफेस है, ये एक शंक्वाकार सरफेस है, ठीक है ना वो। और इस शंक्वाकार सरफेस के बीच में देख रहे होंगे वो ये एंगल्स यहाँ पे भी बन रही है, ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ पे भी एंगल बन रही है। यानी ये जो एंगल्स बन रही है ना वो, इस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं वो? सॉलिड एंगल कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। ठोस सतह के कारण जो एंगल डेवलप्ड होता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। प्लेन सरफेस के साथ जो एंगल डेवलप्ड होता है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं वो कि यह एक पेज है, आप लोग देख पा रहे हो वो, यह एक पेज है। इस पेज को हम ऐसे शंक्वाकार फोल्ड कर दे रहे हैं। देखिए वो आप लोग ध्यान से, देखिए वो ये एक शंक्वाकार फोल्ड हो गया है, हो गया ना, ये शंक्वाकार फोल्ड हो गया। अब इस शंक्वाकार फोल्ड में आप लोग देख पा रहे होंगे ये सॉलिड एंगल है, क्योंकि इसके सॉलिड फिगर्स है, क्योंकि इसके पास कुछ रखने की कैपेबिलिटी, इसमें कुछ रखा जा सकता है। तो आप लोग देखिएगा ऐसे हम कर रहे हैं होल, तो अंदर की तरफ आपको एक एंगल दिखाई दे रही है, एक ऐसे सर्कुलर स्फेरिकल पार्ट्स में एक एंगल दिखाई दे रही है। तो इसी एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं वो? सॉलिड एंगल कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो? ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा से इसको सूचित किया जाता है, ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है वो। यानी अब देखने वाली बात है, इसका भी यूनिट होता है, इसका यूनिट जो होता है वह रेडियन, एस्टे रेडियन, एस्टे रेडियन होता है। इसका यूनिट क्या होता है? वो एस्टे रेडियन होता है। क्या होता है वो? एस्टे रेडियन होता है। ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला भी होता है, वो ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला भी होता है। वो आप लोगों को आगे और बेहतर तरीक़ा से 3D ज्योमेट्री आप लोग 12th में पढ़ेंगे
तो वहाँ पे आपको इसके बारे में खूब अच्छी तरीक़ा से मैथ वाले सर डिफाइन करेंगे। बस हमको इस चीज़ की आवश्यकता, इसलिए हम बस थोड़ा थोड़ा सा करके इसको हम लोग क्लियर करते हैं। वो देखिएगा, यानी वो ओमेगा डेट मीन्स सॉलिड एंगल। ओमेगा को आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग सुने होंगे 11th क्लास में इसका नाम, यानी वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे। गजब गर्मी, यानी एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे। बट यहाँ पे ओमेगा जो है वो आपको सॉलिड एंगल के लिए डिफाइन किया जा रहा है, या एंगुलर एंगल के लिए। तब वो यहाँ पे ओमेगा रिप्रेजेंट यूनिट स्टेरेडियन। ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला होता है वो A/r²। ओमेगा इज इक्वल टू A/r², ठीक है ना। वो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो A/r²। समझ में आ रही है ना बात। वो ओमेगा का फार्मूला जो होगा वो एरिया ऑफ सरफेस बाई वो जो सरफेस है उसका रेडियस का स्क्वायर, यही होता है आपका सॉलिड एंगल का फार्मूला। यही होता है वो सॉलिड एंगल का फार्मूला। इसमें कुछ और टॉपिक है, इसको हमको साफ करना, इससे पहले थोड़ा सा समय दे करके आप इसको कवर कर ले, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो वो देखिए, इफ A इज इक्वल टू r², देन सॉलिड एंगल बी 1 स्टेरेडियन। यदि वो AR² की इक्वल हो, AR² की इक्वल हो, तो जो एंगुलर एंगल होंगे या सॉलिड एंगल होंगे वो 1 स्टेरेडियन के लिए होगा। फॉर स्फेरिकल, यानी फॉर स्फेरिकल पार्ट, यदि गोलीय सतह हो उसके लिए, तो वो गोलीय सतह के लिए गोला का एक क्षेत्रफल तो आप लोगों को पता है वो 4πr² होता है कि नहीं वो। तो यानी क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू A/r² होता है ना वो। ये बात याद रखेंगे, वो बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग नहीं पूछेंगे कि सर ऐसा कैसे लिख दिए हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ओमेगा इज इक्वल टू 4πr²/r², कैंसिल हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 4π। यदि कहीं पे भी ओमेगा स्फेरिकल पार्ट्स के प्लेसेज पे है तो उसके जगह पे, उसके प्लेसेज पे आप 4π भी लिख सकते हैं, या d ओमेगा भी रहेगा तभी भी लिख सकते हैं। d ओमेगा इज इक्वल टू 4π आप लिख सकते हैं, इसमें कहीं से भी बुराई वाली बातें नहीं है, ठीक है। वो अब हम लोग बात करेंगे मतलब वेक्टर की, सदिश। एंगल के बाद वो आता है एरिया। एरिया यानी वो क्षेत्रफल जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी अभी तक हमारे माइंड में एक ही चीज़ चलती है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आज आप लोग सुन लीजिए कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बोलिएगा सर हम नहीं सुने, क्या बोले? हम यही बोले कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। हाउ आर यू से एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी? यस, आई से एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, मैंने कहा कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि। अब बोलिएगा सर कैसे, हाउ? उसके पास तो मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन कहाँ होते हैं? होता है वो, उसका डायरेक्शन होता है। आप ये चीज़ को मानिए, ये चीज़ को समझिए कि सरफेस में हमेशा एरिया क्लॉइड सरफेस का ही निकाला जा सकता है। कभी भी ओपन सरफेस की एरिया नहीं निकाले होंगे आप लोग। बहुत सारे मैथ में आप लोग जानते हैं, मैथ्स में आप लोग बहुत तेज है, बट आप लोग ये कहीं भी नहीं देखेंगे कि ओपन सरफेस दिया हो उसका एरिया निकालने के लिए कहा दे। ऐसा कोई सरफेस दिया हो और उसका एरिया निकालने के लिए आपसे कहा दे, इसमें ऐसे जरूर रहता है। दैट मीन्स एक क्लॉइड सरफेस है और तभी इसका एरिया निकालना पॉसिबल है। यदि ओपन सरफेस दे दें तो उसका एरिया नहीं निकलेगा। तो वो मैं आपको बता दूं कि किसी भी
क्वांटिटी की बात किया जाए या स्क्वायर की या एरिया की, से स्क्वायर का ही बात करना है बुआ। ये स्क्वायर हो गया, आप लोग देख पा रहे हो, ये राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल है ना। इसकी लेंथ जो है ना 10 सेंटीमीटर, मतलब इसकी साइड 10 सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यदि इसकी एरिया निकालना हो तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अच्छा ये तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो परिमाण है, लेकिन इसकी दिशा भी होती है। इसकी दिशा किधर होगी? ये जो सतह है, इस सतह के लंबवत दिशा में इसकी एरिया होगी, ये इसकी एरिया की डायरेक्शन होगी। किसी भी सरफेस का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, जो लंबवत दिशा होगी, उसी दिशा के अंतर्गत उस क्षेत्रफल का डायरेक्शन होगा। इसलिए क्षेत्रफल के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। इसलिए आप निसंकोच निसंदेह ये बात को कहने में कहीं से भी संकोच नहीं कीजिएगा कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि नहीं है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। आप लोग हमेशा कहेंगे कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। ठीक है बुआ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कैसे समझेंगे कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं तुरंत। ठीक है वो देखिए यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं बुआ, ये एरिया है ds, और ये एरिया मतलब जो ना क्षेत्रफल को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते सरफेस है, और वह ए जो है ना नॉर्मल डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन बताया जा रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे बुआ ds n हो जाएगा। यानी आप निसंकोच ये चीज़ बता सकते, चीज़ दिखा सकते हैं कि जो एरिया है यानी ds जो है ds वह आपको ds इंटू एन कैप, ds इंटू एन कैप के बराबर है। तो आप लोग को ये चीज़ हम सिखाया कि जो क्षेत्रफल होता है वह एक सदिश राशि होता है, उसको हम लोग हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत रखते हैं। यदि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, और भी आपको क्षेत्रफल का जो रिलेटेड कन्फ्यूजन है हम न्यूमेरिकल में और भी इसको क्लियर कर देंगे, ताकि हम लोग ऐसे देखें तो काफ़ी ज़्यादा समय किल हो जा रहा है, ज़्यादा हम लोग एथी से देखेंगे तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग कुछ बातें उसको हम लोग न्यूमेरिकल में भी देखते चलेंगे। ठीक है बुआ, तो लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है हाँ, तो बुआ हम लोग दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 नंबर 3 नंबर के लिए, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है इसको। विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? वो विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय फाई। इट इज डिनोटेड बाय फाई। ऐसे कहीं पर भी लिखा हो तो आप समझ जाएंगे फाई है, फाई। इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसे फाई से सूचित किया जाता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी। यह अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई पूछेगा तो आप बता दोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि, इट इज स्केलर क्वांटिटी। वो इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई और ए यानी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बोलेगा सर आप यहाँ पे वेक्टर क्यों लगाती है? वो देखिए आप लोग देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए फॉर एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। और इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त हो रहा है वह एक स्केलर क्वांटिटी है। याद कीजिए वेक्टर में हम ये बताए हुए थे कि जब दो
सदिश को गुना करने से यदि एक अदिश राशि प्राप्त हो रही हो तो उस प्रकार के गुना को डॉट प्रोडक्ट दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। तो वो यहाँ पे ये चीज़ दिखाना होगा कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रही है या स्केलर प्रोडक्ट हो रही है, डॉट प्रोडक्ट हो रही है या स्केलर प्रोडक्ट हो रही है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट हो रही है। ये चीज़ दिखाना होगा, इसलिए हम लोग ऐसे देखें। ठीक है वो, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजक्वल टू फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो यानी इसके जगह पे आप फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा ही बोल सकते हैं। यानी थीटा क्या है वो, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन और जो एरिया है उसका डायरेक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया एरिया का डायरेक्शन। इसके बीच में जो एंगल्स बन रहा है उसी को हम लोग थीटा कहते हैं। यानी ए फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ऐसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, वो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है वो, हम लोग थोड़ा साइड हो जाते हैं, फिर आपको आगे इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं। चलिए वो यहाँ पे देखिए, यदि इसका यूनिट की बात किया जाए, इसके यूनिट की बात किया जाए मात्रक का, तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मात्रक के लिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोग सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो आप लोग जानबे करते हो कि नहीं जानते हो, वो आप लोग जरूर जानते हो, मुझे याद विश्वास है कि आप लोग जान रहे होंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो आप लोग सोच करके बोलिए क्या होता है। सब कोई जवाब सोचिए मन में। हाँ, क्या था कि आप लोगों को, यानी न्यूटन पर कूलम है ना वो, और एरिया का मीटर स्क्वायर। यानी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। कोई दिक्कत हुआ इसमें? अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी होता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशनल फार्मूला का, यानी बीमीय सूत्र का, तो वह है m_3 यानी डायमेंशनल फार्मूला m_3 ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब डायमेंशनल फार्मूला। अब इसके आगे हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, इससे पहले आप इसको कवर कीजिए जल्दी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बुआ आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो विद्युतीय फ्लक्स होते हैं वह पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बाहर की दिशा में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना बाहर की दिशा में हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस यदि अंदर की डायरेक्शन में हो, भीतर की ओर हो, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे वो निगेटिव होंगे। जैसे देखिए वो ये देखिए वो एरिया हो गया और ये सब के सब
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ये बाहर की ओर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। यदि यहीं देखा जाए, ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर की ओर और ये एरिया हो गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे वह नेगेटिव होंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, वह नेगेटिव होगा। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको ओनली पॉजिटिव ही नहीं सकता या ओनली नेगेटिव ही नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इस चीज़ को आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी तरीक़ा से याद रखने की आवश्यकता है ना। चलिए वो हम लोग इसके आगे एक और टॉपिक देख रहे हैं, एक और कंसेप्ट देख रहे हैं। इस चीज़ को आप लोगों को ज़्यादा बारीकी, पहले इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए, ठीक है। वो देखिए यहाँ पे वो देखिए क्षेत्रफल सदिश और विद्युतीय क्षेत्र के डॉट प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल डिफिनेशन है, सबसे सिंपल डिफिनेशन, द डॉट ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे लिख देते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हुआ इसमें हम लोग ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखें। हम लोग इसके बाद इंट्रोडक्शन में दोनों में डिफरेंस देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, उसके बाद गॉस थ्योरम देखेंगे। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे कवर करते समाप्त करते, ठीक है। वो गुड बाय।